सॉलिबिलिटी ऑफ गैस इन लिक्विड, ये हमारा आज का लेक्चर है। वह हेडिंग डालिए सब लोग, सॉलिबिलिटी ऑफ गैस इन लिक्विड। कुछ बातों का ध्यान देना ज़रा। लास्ट लेक्चर में हम लोगों ने सॉलिबिलिटी ऑफ सॉलिड इन लिक्विड देखा था। अब जब सॉलिबिलिटी ऑफ सॉलिड इन लिक्विड की बात कर रहे थे तो उस टाइम पे हमने डिस्कशन किया था पोलर सॉलिड को पोलर सॉलिड में डिजॉल्व करेंगे और नॉन पोलर सॉलिड को नॉन पोलर सॉलिड में डिजॉल्व करेंगे, यही तो बात किया था। गुड। अभी हमारा सॉलिबिलिटी ऑफ गैस इन लिक्विड है, इसी को हम हेनरीज, यहाँ पे जो लॉ आएगा उसे हम बोलेंगे हेनरीज लॉ। हमने जब सॉलिड को लिक्विड में डिजॉल्व कराया था उस टाइम मैंने कोई लॉ नहीं बताया था ना। यहाँ पे आपको एक लॉ देखना पड़ेगा जिस लॉ का नाम है हेनरीज लॉ। आओ चेक करते हैं ये होता क्या। इससे पहले कि इसके बारे में डिस्कशन करेंगे, सबसे पहले एक बार वापस से इमेजिन कर लेते हैं, क्या आपने कभी पानी गर्म किया है? पानी गर्म करते समय क्या होता है, जब आप पतीले को गैस के ऊपर, चूल्हे के ऊपर रखते हो, जैसे जैसे वो गर्म होता रहता है छोटे छोटे बबल्स उसके अंदर से बाहर निकल रहे होते हैं। यानी कि पानी गर्म करने पर बबल्स जो है, वो बबल्स जो बाहर निकल रहे हैं वो बबल है किस चीज़ का? वो उसके अंदर प्रेजेंट गैसेस के बबल्स हैं, जैसे ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, कार्बन डाइऑक्साइड, जो गैसेस उसके अंदर प्रेजेंट हैं उसी गैसेस का वो बबल है। अब सवाल है कि अगर हम पानी गर्म कर रहे हैं, बबल बाहर निकल रहा है, तो इसका मतलब ये प्रोसेस एक्जोथर्मिक होगा। क्यों? क्योंकि टेम्परेचर बढ़ाने से अगर सॉलिबिलिटी डिक्रीज हो रही है तो समझ लो कि प्रोसेस एक्जोथर्मिक है। कल की क्लास में हमने डिस्कस किया था। ओके, तो हेनरी लॉ को समझना है तो मैं इसको ऐसे समझा देता हूँ। मान लीजिए आपके पास एक कंटेनर है ऐसे, और इस कंटेनर में आपने ढेर सारे, इसमें पानी भर रखा है, मान लो ये पानी है, और इसको ऊपर से आपने इसको ढक रखा है ऐसे, ये देखो, और यहाँ पे ढेर सारे इस जो भी आपने लिक्विड भरा है, इसके अंदर जो पानी भरा है उसके ढेर सारे पार्टिकल्स यहाँ पे घूम रहे हैं, ये लिक्विड है। अब सेम ऐसे एक और कंडीशन तैयार करते हैं जिसमें मैं इसको ढकने के बजाय यहाँ पे, चलो ये ढकने के बजाय यहाँ पिस्टन लगा लो, ज़्यादा सही रहेगा। ये कंटेनर और मैंने यहाँ पे एक पिस्टन लगा लिया है, ठीक। और अब मान लो इस पिस्टन के ऊपर मैं कोई वेट रख देता हूँ, या तो मैं कोई वेट रख दूंगा या तो मैं अपनी तरफ से प्रेशर डाल दूं इसके ऊपर, दोनों काम कर सकता हूँ, या तो वेट रख दूं या तो प्रेशर डाल दूं। दोनों केस में ये पिस्टन नीचे की तरफ दबेगा कि नहीं? जैसे वो पिस्टन थोड़ा सा नीचे की तरफ दब गया, उस केस में आप मुझे बताइए कि वाटर जो आप देख पा रहे हैं और ये जो वेपर दिख रहा है या जो गैस के पार्टिकल्स आपको दिख रहे थे, क्या वो गैस के पार्टिकल्स इस टाइम पे वाटर के अंदर भी इंक्लूड हो जाएंगे कुछ इस तरीके से? हाँ या ना? जैसे मैंने प्रेशर अप्लाई किया, प्रेशर के अप्लाई करने की वजह से गैस के पार्टिकल पानी के अंदर दिखने लगे। तो आपने कहा कि सर हमने गैस को वाटर के अंदर डिजॉल्व करा दिया, क्या अप्लाई करके? प्रेशर। यानी कि अगर आपने प्रेशर अप्लाई किया है तो जितना ज़्यादा प्रेशर बढ़ाते जाओगे सॉलिबिलिटी उतनी ज़्यादा होती चली जाएगी। यही हेनरीज लॉ है। हेनरी के अकॉर्डिंग सॉलिबिलिटी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एक्सटर्नल प्रेशर। मैं इसे एक्सटर्नल प्रेशर की बात कर रहा हूँ, तो जितना ज़्यादा एक्सटर्नल प्रेशर हमने दिया सॉलिबिलिटी उतनी ज़्यादा होती चलेगी। अब इस सॉलिबिलिटी को अगर मैं मोल फ्रैक्शन के टर्म में रिप्रेजेंट करूँ, कभी कभी ऐसा होता है ना कि हम सॉलिबिलिटी रिप्रेजेंट करना है, यानी कि कॉन्सेंट्रेशन के टर्म में हमें रिप्रेजेंट करना है। अब कॉन्सेंट्रेशन तो बहुत सारे तरीके के होते हैं, मोलैलिटी, नॉर्मेलिटी, मोल फ्रैक्शंस। तो यहाँ पे हम जिस सॉलिबिलिटी के बारे में डिस्कशन कर रहे हैं वो सॉलिबिलिटी आपका मोल फ्रैक्शन, ठीक है ना? ओके, तो अगर मैं सॉलिबिलिटी को मोल फ्रैक्शन के टर्म में रिप्रेजेंट करूं तो हेनरी लॉ के अकॉर्डिंग जो भी प्रेशर आपने गैस के ऊपर लगाया है, यानी कि ये जो गैस का प्रेशर है वो प्रेशर दिस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू मोल फ्रैक्शन ऑफ द गैस। जितना ज़्यादा आप प्रेशर ऊपर से लगाओगे मोल फ्रैक्शन उतना ही ज़्यादा लिक्विड के अंदर बढ़ता चला जाएगा, या आप कह सकते हो P दिस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू KH × X। अब सवाल है कि आखिर ये P क्या है?
P ऊपर से जो प्रेशर लगाया गया या गैस का जो प्रेशर, यहाँ पे जो प्रेशर लग रहा है वो कौन सा प्रेशर है, P। और लेकिन यहाँ पे जो पार्टिकल है उस पार्टिकल को क्या बोल रहे हो, XA या X बोल रहे हो। X क्या है, मोल फ्रैक्शन। X को क्या रिप्रेजेंट कर रहे हैं, मोल फ्रैक्शन से रिप्रेजेंट, मोल फ्रैक्शन को X से रिप्रेजेंट कर रहे हैं। तो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ P प्रेशर ऑफ गैस और X मोल फ्रैक्शन ऑफ गैस इन लिक्विड फेज, मोल फ्रैक्शन ऑफ गैस इन लिक्विड फेज। अभी कोई लिखेगा नहीं, लिखने के लिए भी थोड़ा सा टाइम दे रहा हूँ। तो सबसे पहले इसका डेफिनेशन लिखेंगे आप, हेनरीज लॉ का पहले डेफिनेशन लिख लीजिए और उसके बाद फिर इसके बारे में आगे बात करेंगे। लिखिए पहले हेनरीज लॉ का डेफिनेशन लिख लीजिए। लिखिए द मोल फ्रैक्शन ऑफ गैस, the mole fraction of gas in liquid phase, the mole fraction of gas in liquid phase, ब्रैकेट में लिख देना सॉल्यूशन, is directly proportional to mole fraction of gas in liquid phase, ब्रैकेट में लिख देना सॉल्यूशन, is directly proportional to the partial pressure of gas over the solution, partial pressure of gas over the solution। हाँ, कोई मतलब मेरे को याद नहीं, मुझसे सॉलिबिलिटी में प्रेशर नहीं होता है, मैंने इसे पढ़ा था। प्रेशर कहाँ पर नहीं होता है, सिर्फ गैस के फेज में प्रेशर काम करेगा, और अगर लिक्विड या सॉलिड है तो उसके लिए प्रेशर कभी भी काम नहीं करता, क्योंकि सॉलिड के ऊपर कभी भी कंप्रेशन काम नहीं करता, लिक्विड के ऊपर कंप्रेशन काम नहीं करता। आप कंप्रेस नहीं कर सकते ना लिक्विड हो या सॉलिड को, इसलिए कभी भी प्रेशर लिक्विड या सॉलिड के केस में काम नहीं करता। जिस केस में सॉल्यूशन में एटलीस्ट एक कंपोनेंट गैस हो उसी केस में प्रेशर काम करेगा, अदरवाइज प्रेशर काम नहीं करेगा। जैसे सॉलिबिलिटी ऑफ सॉलिड इन सॉलिड, प्रेशर काम नहीं करेगा। सॉलिबिलिटी ऑफ सॉलिड इन लिक्विड, प्रेशर काम नहीं करेगा। यहाँ पर ये गैस है तो गैस के केस में हम प्रेशर को यूज कर रहे हैं, प्रेशर काम कर रहा है। ठीक है, तो आपने देखा, अब ये पूरा एज इट इज कॉपी कर लीजिए जैसे है। हाँ, मोल फ्रैक्शन ऑफ गैस, ये जो गैस है ना, इस गैस का लिक्विड के अंदर मोल फ्रैक्शन ऑफ गैस इन लिक्विड फेज। जिस गैस को मैं डिजॉल्व करा रहा हूँ उसी गैस का मोल फ्रैक्शन लिक्विड के अंदर यानी कि इस सॉल्यूशन के अंदर कितना है। देखो दो तरीके का मोल फ्रैक्शन होगा, एक मोल फ्रैक्शन इस वेपर फेज में होगा और एक मोल फ्रैक्शन इस लिक्विड फेज में। तो ये जो x से रिप्रेजेंट करूँगा तुरंत समझ लेना कि मोल फ्रैक्शन लिक्विड फेज की बात कर रहे हैं, लेकिन अगर मैं y से रिप्रेजेंट करूँ तो मोल फ्रैक्शन गैस फेज में बात किया जा रहा है। यहाँ पे हमने लिक्विड फेज की बात की है। तो P इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू x या P इक्वल्स टू KH इंटू एक्स। वेयर KH इज द हेनरीज लॉ कांस्टेंट। यहाँ पे जो KH है वो क्या है बेटा, हेनरीज लॉ कांस्टेंट, ये KH। अब जरा इसको ऐसे करते हैं, मान लो हमारे पास मैं ऐसे लिख देता हूँ, एग्जाम्पल लिख देता हूँ, solubility of HCl गैस इन वाटर। मान लो मैं HCl गैस को वाटर में सॉल्युबल कराने की कोशिश कर रहा हूँ। उस केस में मैं ऐसे लिखूँगा, पार्शियल प्रेशर ऑफ HCl दिस इज इक्वल्स टू KH मल्टीप्लाइड बाई मोल फ्रैक्शन ऑफ HCl, यही होगा। अगर मैं इसे लिखूँ y इक्वल्स टू, ये KH है, y इक्वल्स टू mx प्लस c, तो क्या गलत होगा, सही होगा, बशर्ते इस बार c क्या है, 0। तो इसे हम y इक्वल्स टू mx लिख सकते हैं। क्या ये स्ट्रेट लाइन का ग्राफ है? तो बताओ y एक्सिस पे क्या लिख दूँ, y एक्सिस पे क्या लिख दूँ बेटा, पार्शियल प्रेशर ऑफ HCl, x एक्सिस पे क्या लिख दूँ, मोल फ्रैक्शन ऑफ HCl। अब KH यहाँ पे ये ग्राफ कैसा जाएगा, ओरिजिन से शुरू होगा और स्लोप पॉजिटिव है या नेगेटिव, पॉजिटिव है, तो ग्राफ कुछ इस तरीके से जाएगा। ज़रा मुझे इसका स्लोप बताओ क्या होगा,
इसका स्लोप क्या होगा बेटा, KH, हेनरीज लॉ कांस्टेंट जो है वो इस ग्राफ का स्लोप हो जाएगा। क्या ये बात क्लियर होगी, कोई दिक्कत तो नहीं है। अब यहाँ पे अगर मान लो, देखना ध्यान से देखना, अगर मान लो यहाँ पे आपने एक वेट रखा है M1 और यहाँ पे आपने लिखा है M1 प्लस M2 प्लस M3, तो जितना ज़्यादा वेट रख दो, NCERT के क्वेश्चन के अकॉर्डिंग यहाँ पे एक क्वेश्चन रखा है कि एक पिस्टन लगाया गया, पिस्टन के ऊपर मैंने प्रेशर रखा, लेकिन कोई ज़रूरी नहीं, कभी कभी क्वेश्चन में प्रेशर के बजाय वेट दे देता है कि यहाँ पे ढेर सारे छोटे छोटे वेट रख दिए, तो जितना ज़्यादा वेट रखोगे क्या उतना ज़्यादा प्रेशर नीचे की तरफ लगेगा, जितना ज़्यादा नीचे की तरफ प्रेशर लगेगा सॉलिबिलिटी उतनी ही ज़्यादा हो जाएगी। क्या बात क्लियर हो गई। तो दो कंटेनर है, ये पहला कंटेनर, ये दूसरा कंटेनर, इसमें सिर्फ एक अकेला वेट रखा हुआ है, जबकि यहाँ पे W1 W2 W3 या M1 M2 M3 ढेर सारे वेट रखे हुए हैं। तो किसमें सॉलिबिलिटी ज़्यादा होगी, पहले वाले में या दूसरे वाले में? दूसरे वाले में। क्यों? क्योंकि दूसरे वाले में प्रेशर ज़्यादा है, प्रेशर ज़्यादा होने की वजह से सॉलिबिलिटी भी ज़्यादा हो जाती है। क्लियर हो गया, कोई दिक्कत तो नहीं है। गुड। एक बात बताओ बेटा, अगर मैं हेनरी लॉ KH की बात करूं तो KH की जो वैल्यू है वो अलग अलग सॉल्यूशन के लिए, अलग अलग सॉल्वेंट के लिए अलग अलग होगी। एक नोट पॉइंट यहाँ पहले ये ग्राफ बना लीजिए, उसके बाद एक नोट पॉइंट लिखा देता हूँ। चलो, अगर ये जो इक्वेशन आप देख पा रहे हो, अगर यहाँ से KH की वैल्यू निकालूँ तो KH इक्वल्स टू क्या होगा, P/X, यही ना। X क्या है, मोल फ्रैक्शन, ये की सॉलिबिलिटी है। तो अगर मैं यहाँ से KH दिस इज इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू सॉलिबिलिटी लिख सकता हूँ। तो जितना ज़्यादा वैल्यू KH का होगा, क्या सॉलिबिलिटी उतनी कम होती जाएगी। यानी कि आप बड़े प्यार से लिख सकते हैं सॉलिबिलिटी इज इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू KH। जितना ज़्यादा KH की वैल्यू होगी सॉलिबिलिटी उतनी ही कम होती चली जाएगी। सॉलिबिलिटी और KH के बीच में एक रिलेशन, ठीक है। एक नोट पॉइंट लिखिए पहले, डिफरेंट गैसेस हैव डिफरेंट KH वैल्यू फॉर द सेम टेम्परेचर। टेम्परेचर भले सेम हो लेकिन गैस बदल दोगे तो KH की वैल्यू भी बदल जाएगी। डिफरेंट गैसेस हैव डिफरेंट KH वैल्यू फॉर द सेम टेम्परेचर। टेम्परेचर अगर सेम है और अगर आप गैसेस बदलने की कोशिश कर रहे हो तो गैसेस बदलते ही KH की वैल्यू बदल जाएगी, और जिस गैस के लिए KH की वैल्यू ज़्यादा होगी उस गैस की सॉलिबिलिटी कम होगी। तो अगर मान लो क्वेश्चन दे दिया जाए, 4 गैस है, 4 गैस ABCD के लिए KH की वैल्यू दे दिया जाए, क्या उस हिसाब से आप सॉलिबिलिटी बता पाओगे किसकी सॉलिबिलिटी ज़्यादा होगी, किसकी सॉलिबिलिटी कम होगी, हाँ या ना? तो मैं यहाँ पे एक क्वेश्चन ले देता हूँ और मैं आपसे कह रहा हूँ कि मान लीजिए इधर मैं गैसेस लिखता हूँ और इधर इस KH की वैल्यू लिखता हूँ किलो बार में। मेरे पास कई गैसेस हैं और उसका KH वैल्यू किलो बार में लिख देता हूँ। जैसे NCERT के ये टेबल का मैं यूज कर रहा हूँ अब, ताकि आप एक साथ करके मुझे सॉलिबिलिटी बता सकें। तो टेम्परेचर बेटा सेम है, हीलियम, हाइड्रोजन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, ठीक है। अब टेम्परेचर मैं यहाँ लिख देता हूँ। टेम्परेचर मैंने लिखा है 293 केल्विन, 293 केल्विन, 293 केल्विन, सबका 293 केल्विन पे है। इसका जो KH की वैल्यू है वो है 1.44.97 किलो बार। H2 का KH वैल्यू है 69.16। नाइट्रोजन की KH वैल्यू है 293 पे 76.48 और ऑक्सीजन की KH वैल्यू है 34.86। ये KH वैल्यू है। टेम्परेचर हमने कितना लिया है, 293 केल्विन। टेम्परेचर सेम है, अलग अलग गैसेस के लिए KH की वैल्यू अलग अलग है। इस हिसाब से अगर मैं आपसे पूछता कि बेटा मुझे सॉलिबिलिटी बता दो, सॉलिबिलिटी का ऑर्डर बता दो डिक्रीजिंग ऑर्डर में, यानी कि सबसे ज़्यादा सॉलिबिलिटी सबसे पहले होगा, बताओ कौन सबसे ज़्यादा सॉल्युबल होगा, क्या लगता है? सॉलिबिलिटी इज इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू KH। KH की वैल्यू ज़्यादा हो गई तो सॉलिबिलिटी कम हो जाएगी, और अगर KH की वैल्यू ज़्यादा होगी तो सॉलिबिलिटी कम होगी। तो इस हिसाब से देखा जाए तो सबसे ज़्यादा सॉलिबिलिटी किसकी होनी चाहिए, सबसे कम किसका है? ऑक्सीजन की KH वैल्यू कितना है, 34। तो सॉलिबिलिटी सबसे ज़्यादा क्या बेटा, 144 है, सॉरी ये 144.97 है। तो सबसे कम सॉलिबिलिटी की, सबसे KH वैल्यू सबसे कम किसकी है,
ऑक्सीजन की, तो ऑक्सीजन की वजह से आपकी सॉल्युबिलिटी ऑक्सीजन की सबसे ज़्यादा हो जाएगी। उसके बाद नाइट्रोजन, और उसके बाद आएगा हाइड्रोजन, और उसके बाद आएगा हीलियम। तो इस तरीके से आपने सॉल्युबिलिटी देख ली। सॉल्युबिलिटी नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, हाइड्रोजन और हीलियम, कुछ इस तरीके से दिखाई दे रहा है। क्या बात क्लियर हो गई? तो अगर मैं यहाँ से ये गैसेस की बात करूँ तो आप ध्यान से ये भी देख सकते हो कि अगर सॉल्युबिलिटी की बात करें तो सॉल्युबिलिटी मॉलिक्यूलर मास के भी आसपास डायरेक्टली प्रोपोर्शनल दिखाई दे रहा है। अगर मॉलिक्यूलर मास ज़्यादा हुआ तो सॉल्युबिलिटी भी ज़्यादा होगी। देखो ये कितना होगा, इसका मॉलिक्यूलर मास कितना होता है 32, इसका कितना हो गया 28, इसका कितना हो गया 2, है ना। तो अब हीलियम तो मान लो इनर्ट गैस है, तो इनर्ट गैस की सॉल्युबिलिटी वैसे भी कम होती है। तो अगर मैं इसको इग्नोर कर दूँ 1 मिनट के लिए, तो ये 3 गैसेस में सबसे ज़्यादा सॉल्युबल, जिसका मॉलिक्यूलर मास ज़्यादा उसकी सॉल्युबिलिटी भी ज़्यादा। तो जब भी कभी क्वेश्चन आए कि सॉल्युबिलिटी के बारे में पूछा जाए तो आप 2 बातें देख सकते हो, या तो मॉलिक्यूलर मास पूछोगे या तो क्या पूछने वाले हो KH वैल्यू पूछोगे। अगर KH वैल्यू ज़्यादा है तो उस गैस की सॉल्युबिलिटी उसी पर्टिकुलर टेम्परेचर पे ज़्यादा होगी। ओके, कोई दिक्कत नहीं ना। एक क्वेश्चन और पूछ लेता हूँ, क्वेश्चन नंबर 2। मैं यहाँ पे गैसेस लिख देता हूँ और यहाँ पे टेम्परेचर इस बार मैं फिर से 298 केल्विन ले रहा हूँ। इस बार 298 केल्विन ले रहा हूँ। यहाँ पे KH है किलो बार में, और टेम्परेचर मैं लिखता हूँ 298 केल्विन। इस बार टेम्परेचर बिल्कुल भी बदलने वाला किसी का, फिर से टेम्परेचर मैंने कांस्टेंट करके रखा। तो क्या क्या है, सबसे पहला गैस है हमारा आर्गन AR, फिर कार्बन डाइऑक्साइड, फिर फॉर्मल्डिहाइड। फॉर्मल्डिहाइड का फॉर्मूला क्या है बेटा HCOH, फिर है मीथेन CH4, लास्ट में है विनाइल क्लोराइड यानी कि CH2 डबल बॉन्ड CH2Cl। ये हमारे पास कुछ कंपाउंड है, इनका सेम टेम्परेचर पे आर्गन है 40.3, कार्बन डाइऑक्साइड है 1.67, फॉर्मल्डिहाइड है 1.88 इंटू 10⁻⁻⁵, यह है 0.413 और इसका है 0.1611। ये देखो कुछ अलग अलग टेम्परेचर पे मैंने इस तरीके से अलग अलग मॉलिक्यूल रखे हैं। अब मुझे बताइए सबसे ज़्यादा सॉल्युबिलिटी किसकी होगी, जिसका KH वैल्यू सबसे कम होगा। ढूंढ करके बताइए सबसे कम KH वैल्यू किसका है। सबसे कम KH वैल्यू किसका है बेटा, सबसे कम KH वैल्यू बताओ। ये है, कौन है, फॉर्मल्डिहाइड ना। तो फॉर्मल्डिहाइड का KH वैल्यू सबसे कम है, इसलिए अगर मैं सॉल्युबिलिटी की बात करूँगा तो सॉल्युबिलिटी सबसे ज़्यादा फॉर्मल्डिहाइड का हो जाएगा। और उसके बाद कौन है दूसरे नंबर पे बताइए, 0.413 कौन है, CH4 मीथेन। तीसरे नंबर पे कौन है, 0.613 यानी कि विनाइल क्लोराइड, ठीक है, विनाइल क्लोराइड। उसके बाद अगला नंबर कौन है, कार्बन डाइऑक्साइड, फिर आया कार्बन डाइऑक्साइड, और सबसे आखिरी में आर्गन। आर्गन सबसे आखिरी में मैंने क्यों रखा, क्योंकि वो इनर्ट गैस है। तो आप देखेंगे जब भी नॉर्मल गैसेस की बात की जाएगी और इनर्ट गैसेस की बात की जाएगी, इनर्ट गैस की सॉल्युबिलिटी सबसे कम होगी। मैंने लिख दिया CO2 एंड लास्ट में आर्गन। ठीक, कोई दिक्कत। तो सॉल्युबिलिटी आप लोगों के समझ में आ गया। तो हेनरीज लॉ अच्छे से क्लियर हो गया। फिर से बताइए हेनरीज लॉ का फॉर्मूला डायरेक्ट बताओ क्या है, P = KH/X। किसी भी गैस का जो प्रेशर होगा, जितना ज़्यादा उस गैस के ऊपर प्रेशर अप्लाई करोगे उसकी सॉल्युबिलिटी उतनी ही ज़्यादा होती चली जाएगी। बस सिंपल से बात, इससे अरेंज कर दूँ, ये नोट कर लेना बेटा, ठीक है, नहीं किया कर लो। इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर हेडिंग डालेंगे। सॉल्युबिलिटी के ऊपर हमें टेम्परेचर का इफेक्ट डालना है। फिर से अभी बताइए, मैंने आपको बताया था अगर हम पानी गर्म करते हैं
तो जितनी भी गैसेस हैं वो सारी गैसेस बाहर निकल जाती हैं, और सारी गैसेस बाहर निकल जाती हैं उसका एक ही रीज़न है, क्योंकि प्रोसेस एक्जोथर्मिक है। एक्जोथर्मिक प्रोसेस में अगर आप टेम्परेचर बढ़ाते हो तो सॉल्युबिलिटी डिक्रीज करेगी। लिखेंगे टेम्परेचर इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर, लिखिए सॉल्युबिलिटी ऑफ गैस इन लिक्विड इज एन एक्जोथर्मिक प्रोसेस। सॉल्युबिलिटी ऑफ गैस इन लिक्विड is an exothermic process, hence solubility decreases with increase in temperature। या फिर solubility is inversely proportional to temperature। solubility decreases with increase in temperature, hence solubility decreases with increase in temperature। जैसे जैसे आप टेम्परेचर इंक्रीज करेंगे solubility डिक्रीज करती चली जाइए। नेक्स्ट होगा एप्लीकेशन ऑफ हेनरीज लॉ। अब हेनरी लॉ का कुछ एप्लीकेशन है जिसके बारे में जान लेते हैं। ठीक, देखो बेटा, सबको पता है कि गर्मियों के मौसम में टेम्परेचर ज़्यादा होता है, और टेम्परेचर ज़्यादा होने की वजह से सॉल्युबिलिटी डिक्रीज कर जाएगी, और अगर सॉल्युबिलिटी डिक्रीज करेगी तो एक्वेटिक लाइफ के ऊपर इसका इफ़ेक्ट पड़ेगा या नहीं। जो मछलियाँ हैं, अगर आपसे पूछा जाए जितनी भी एक्वेटिक स्पीसीज है जस्ट लाइक फिश है ना, वो कोल्ड वाटर में ज़्यादा कंफर्टेबल फील करते हैं या हॉट वाटर में ज़्यादा कंफर्टेबल फील करते हैं? वार्म वाटर में, कोल्ड वाटर में ज़्यादा कंफर्टेबल फील करती है, क्योंकि अगर वार्म वाटर हुआ तो वाटर के गर्म होने की वजह से उसमें ऑक्सीजन के अमाउंट कम हो जाएगा, और अगर ऑक्सीजन का अमाउंट कम हो गया तो मछलियाँ सांस नहीं ले पाएंगी, और मछलियाँ सांस नहीं ले पाएंगी तो वो मर जाएंगी। नहीं तो ऐसा कहा जाता है ना, गर्मियों के मौसम में मछलियाँ वो नीचे की तरफ भाग जाती हैं। या अगर आपके पास छोटा मोटा तालाब है, नहीं होता अक्सर छोटा मोटा तालाब होता है, तो मान लो अगर आपके पास छोटा मोटा तालाब है और आप गर्मियों के मौसम में आप उसकी कोई व्यवस्था नहीं कर पा रहे हो, पानी चेंज नहीं कर पा रहे हो, तो जब अगर बहुत ज़्यादा गर्मी पड़ रही है तो पानी बहुत ज़्यादा गर्म हो जाएगा और आप देखेंगे कि मछलियाँ मर जाएंगी उसमें। तो क्या रीज़न है उसका? क्योंकि गर्मी के मौसम में ऑक्सीजन का अमाउंट वाटर में कम हो जाएगा, और ऑक्सीजन के अमाउंट के कम होने की वजह से मछलियों को सांस लेने में दिक्कत होगी, और अगर उन्हें सांस लेने में दिक्कत होगी तो सांस फूलेगा, वो मर जाएंगे। हमारे और आपकी तरह तो वो भी हैं, उन्हें भी तो सांस लेना है ना, उन्हें भी तो ऑक्सीजन चाहिए ही चाहिए। अगर उन्हें ऑक्सीजन नहीं मिलेगी तो वो मर जाएंगे। बशर्ते अंतर सिर्फ इस बात है कि हम अपने नाक से सांस लेते हैं और एयर अंदर ले जाकर के उसके अंदर से ऑक्सीजन को कैप्चर करते हैं। मछलियों के पास गिल्स होते हैं तो वो पानी अंदर ले जाती हैं, उसके अंदर से ऑक्सीजन को कैप्चर करती हैं। मान लो उसने पानी अंदर लिया लेकिन उस पानी में ऑक्सीजन ही नहीं था, तो सांस नहीं फूलेगी उनकी, मर जाएंगे बेचारी। तो एक्वेटिक स्पीसीज कोल्ड वाटर में ज़्यादा कंफर्टेबल फील करेंगी या हॉट वाटर में? कोल्ड वाटर में ज़्यादा कंफर्टेबल फील करेंगी। एक और प्रॉब्लम देखें, कभी हाई एल्टीट्यूड पे गए हो, पहाड़ों पर सांस लेने में दिक्कतें होती हैं, बहुत ज़्यादा ऊपर चले जाओ, ऐसा थोड़ी है कि छत के ऊपर चले जाओ और बोलो सांस लेने में दिक्कत हो रही है। बहुत ही हाई एल्टीट्यूड पे अगर आप जाओगे तो वहाँ पे सांस लेने में दिक्कत होती है। उसका रीज़न क्या है? क्योंकि जैसे जैसे आप एल्टीट्यूड ऊपर जाते हो आप देखेंगे प्रेशर, एटमॉस्फेरिक प्रेशर डिक्रीज कर रहा है। एटमॉस्फेरिक प्रेशर के डिक्रीज करने की वजह से सॉल्युबिलिटी ब्लड में कम होती है। अब ब्लड में सॉल्युबिलिटी कम होने की वजह से आपका दिमाग काम करना बंद कर देता है। तो इसीलिए जैसे जैसे आप आगे ऊपर जाते हैं हाई एल्टीट्यूड पे, आप देखें नौजिया फील करने लगते हैं, सर दर्द होने लगता है, दिमाग काम करना बंद कर देता है, हाथ पैर काम करना बंद कर देते हैं। कहाँ बेटा? वहाँ पे टेम्परेचर नहीं, वहाँ प्रेशर का इफेक्ट, टेम्परेचर का इफेक्ट है। अभी जो मैंने पहले एग्जांपल दिया उसमें टेम्परेचर का इफेक्ट था। नहीं, वहाँ पे हमारी बॉडी पे टेम्परेचर का इफेक्ट नहीं पड़ता। ठंड की वजह से इतना ज़्यादा परेशान नहीं होते। दिमाग ठंड की वजह से काम नहीं करता। ऐसा नहीं कि मत सोचो, ये मत सोचो कि अगर ठंड ज़्यादा बढ़ जाएगी तो हमारा दिमाग काम करना बंद कर देगा। नहीं, दिमाग को थोड़ी ठंड लग रही है, आपकी बॉडी को, एक्सटर्नल पार्ट को ठंड लग रही है। बॉडी के अंदर वाले पार्ट को थोड़ी, लीवर को कहो ठंड लग गई, लीवर को कैसे ठंड लगेगी? नहीं, जैसे अभी मतलब टेम्परेचर
ज़्यादा होगा तो सॉलिबिलिटी कम होगी, और टेम्परेचर कम होगा तो सॉलिबिलिटी ज़्यादा होगी। वेरी गुड। तो वहाँ पे जब हम हाई एल्टीट्यूड्स पे जाएंगे, हाँ वहाँ पे टेम्परेचर कम है, ठीक है। सॉलिबिलिटी ज़्यादा होनी चाहिए। हाँ बिल्कुल, लेकिन सॉलिबिलिटी टेम्परेचर जितना ज़्यादा इफेक्टिव नहीं हो रहा है जितना कि प्रेशर प्रीडोमिनेट कर रहा है, क्योंकि प्रेशर बहुत कम हो गया ना। प्रेशर के कम होने की वजह से सॉलिबिलिटी, याद रखना जब टेम्परेचर कांस्टेंट कर रहे हो तो उस टाइम पे प्रेशर को वेरी करोगे, और अगर आप प्रेशर कांस्टेंट कर रहे हो तब टेम्परेचर को वेरी करोगे। जैसे यहाँ पे इस टाइम पे अगर आप देखेंगे तो आपका एटमॉस्फेरिक प्रेशर 1 atm है, वो कभी चेंज नहीं हो रहा है। तो यहाँ पे टेम्परेचर चेंज करोगे तो उसका इफेक्ट पड़ेगा, लेकिन जैसे जैसे आप हाई एल्टीट्यूड पे जा रहे हो तो टेम्परेचर भी चेंज हो रहा है और प्रेशर भी चेंज हो रहा है। लेकिन बॉडी के अंदर की जो अमाउंट है एयर का, उसमें टेम्परेचर का ज़्यादा इफेक्ट नहीं पड़ता। हमारे बॉडी के अंदर जो सॉलिबिलिटी है, खून के अंदर जो सॉलिबिलिटी होगी ऑक्सीजन की, उस पर टेम्परेचर का इफेक्ट नहीं पड़ेगा, क्योंकि ब्लड का जो टेम्परेचर है वो ही रहेगा। ठीक है, आपको जो टेम्परेचर का इफेक्ट पड़ता है एटमॉस्फेयर से, वो सिर्फ आपके एक्सटर्नल बॉडी पे पड़ता है, इंटरनल बॉडी पे कोई इफेक्ट नहीं पड़ता, जब तक कि आप ठंडा पानी ना पी लो, क्योंकि वो अंदर तक जा रहा है। वेदर का टेम्परेचर आपके एक्सटर्नल बॉडी को इफेक्ट डाल सकता है, इंटरनल बॉडी को नहीं। एनीवे, तो देखते हैं, अगर मैं आपसे कहूँ कि हाई एल्टीट्यूड पे जाएंगे तो हाई एल्टीट्यूड पे जाने पे प्रेशर कम होता है, प्रेशर के कम होने की वजह से हमारे ब्लड के अंदर ऑक्सीजन की सॉल्युबिलिटी कम हो जाती है, और जिसकी वजह से ऑक्सीजन क्या है, दिमाग का खुराक, दिमाग का खाना। अगर आपको 3 दिन तक खाना नहीं मिलेगा तो क्या हो जाओगे, पागल हो जाओगे, आपका दिमाग काम ही नहीं करेगा, आपकी बॉडी काम नहीं करेगी, क्योंकि खाना जो है आपकी बॉडी का खुराक है, लेकिन ब्रेन का खुराक खाना नहीं है, ब्रेन का खुराक है ऑक्सीजन। आप खाना नहीं खाओगे जिंदा रहोगे, लेकिन ब्रेन को तो खाना देना पड़ेगा, यानी कि सांस तो आपको लेना पड़ेगा। अगर आप सांस नहीं लोगे तो मर जाओगे। तो इसलिए ब्रेन को कॉन्टीन्यूसली एनर्जी चाहिए, उसको खाना चाहिए। खाना क्या है, ऑक्सीजन। तो जब आप जब आप सांस लेते हैं तो ऑक्सीजन बॉडी के अंदर जाता है, ब्लड के अंदर डिजॉल्व होता है, और वही ब्लड के अंदर का जो आरबीसी है, वो आरबीसी ऑक्सीजन को उठा करके ब्रेन तक पहुंचा देता है। अब ब्रेन को मिल गया ऑक्सीजन, ब्रेन खुश, अब अपना प्रॉपर फंक्शन करेगा। आपने सोचा होगा जब आप दौड़ते हो, कभी देखा है जब आप दौड़ते हो तो बहुत तेज़ी सांस क्यों लेते हो, क्या ज़रूरत है? क्योंकि जब आप दौड़ते हो तो आपको ज़्यादा एनर्जी की ज़रूरत पड़ती है, और ज़्यादा एनर्जी की ज़रूरत पड़ेगी तो ब्रेन को भी तो ज़्यादा एनर्जी चाहिए होगी ना, ज़्यादा एनर्जी प्रोड्यूस करने के लिए। तो ब्रेन को ज़्यादा एनर्जी चाहिए होगी, तो ब्रेन ज़्यादा तेज़ी से सांस लेना शुरू करेगा। तो इसलिए जितनी तेज़ी से आप दौड़ते हो उतनी तेज़ी से सांस लोगे, ब्रेन को जितना ज़्यादा ऑक्सीजन मिलेगा उतना ज़्यादा वो एनर्जी प्रोड्यूस कर पाएगा, और उतनी तेज़ी से आप दौड़ पाओगे। किसी एक को बता दो बहुत तेज़ दौड़ रहा हो, बहुत धीरे धीरे सांस ले रहा हो, बहुत तेज़ भाग रहा है, ऐसा कभी हो सकता है? नहीं हो सकता। आप ऐसा कर ही नहीं सकते, क्योंकि आपके ब्रेन को चाहिए ऑक्सीजन। एनीवे, तो एप्लीकेशन ऑफ हेनरीज लॉ में लिख लीजिए। सबसे पहला एप्लीकेशन लिखेंगे। अच्छा, कोल्ड ड्रिंक पिया है कभी? अभी पी के आ रहे हो? अच्छा, सोचो ज़रा, कोल्ड ड्रिंक को मैं खोल करके काफ़ी देर तक रख देता हूँ, और उसके बाद जब मैं उस कोल्ड ड्रिंक को पीऊँगा तो उसका टेस्ट कैसा हो जाएगा? ऐसा लगता है जैसे शरबत पी रहे हैं। फील किया है कभी? तो ऐसा क्या होता है कोल्ड ड्रिंक में कि आप खोल करके काफ़ी देर तक रख देते हो तो उसका टेस्ट बदल जाता है, जब ऐसा लगता है जैसे शरबत पी रहे, चाहे उसे फ्रिज में ही क्यों ना रखो। लेकिन अगर आपने उसको खोल के रखा है तो आप कहीं भी रख दो, उसका टेम्परेचर भले आप कम रखो, लेकिन फिर भी उसे लगेगा कि हम शरबत ही पी रहे हैं, ठंडा शरबत पी रहे हैं, क्योंकि उसके अंदर का गैस रिलीज हो जाता है। तो जैसे जो कोल्ड ड्रिंक का टेस्ट है ना, वो उसके अंदर प्रेजेंट कार्बन डाइऑक्साइड की वजह से होता है। कार्बन डाइऑक्साइड ज़्यादा है तो उसका टेस्ट मस्त रहेगा, लेकिन अगर जैसे आपने उसको खोल के रख दिया तो थोड़ी देर के बाद कार्बन डाइऑक्साइड सब बाहर निकल जाएगा। अब कार्बन डाइऑक्साइड इसमें है ही नहीं, किस बात का टेस्ट, हाँ या ना? तो इस तरीके से लिखेंगे। पहला एप्लीकेशन लिखिए, एप्लीकेशन ऑफ हेनरीज लॉ में लिखेंगे सबसे पहला, टू इंक्रीज द सॉल्युबिलिटी ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड, टू इंक्रीज द सॉल्युबिलिटी ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड इन सॉफ्ट ड्रिंक, to increase the solubility of carbon dioxide in soft drink, to increase the solubility of carbon dioxide in soft drink, bottle is sealed under high pressure, bottle is sealed under high pressure,
देखो बेटा, सिर्फ और सिर्फ कोल्ड ड्रिंक में ही कार्बन डाइऑक्साइड नहीं होता। कोई भी ड्रिंक हो जो कोल्ड हो, कोल्ड ड्रिंक का मतलब सिर्फ कोका कोला या पेप्सी नहीं होता। कोई भी ड्रिंक जो कोल्ड हो उसमें कार्बन डाइऑक्साइड ही रहेगा। अब सवाल है कि आखिर क्यों? चाहे वो बियर हो, चाहे वो सोडा वाटर हो, चाहे कोल्ड ड्रिंक हो, पेप्सी, थम्स अप, कोका कोला, कोई भी ड्रिंक हो, अगर आप उसे ठंडा करके पी रहे हैं तो उसे कोल्ड ड्रिंक बोलोगे? तो उसमें कार्बन डाइऑक्साइड होगी। उसमें जब भी उसे पैक किया जा रहा होगा तो कार्बन डाइऑक्साइड डाल करके पैक किया जा रहा होगा। ऐसा क्यों होता है? सिर्फ कार्बन डाइऑक्साइड ही क्यों? उसका रीज़न है कि कार्बन डाइऑक्साइड का जो सरफेस टेम्परेचर है वो बहुत ज़्यादा नीचे होता है। अगर नॉर्मल आप किसी गैस को कंडेंस करोगे, ठंडा करोगे तो क्या हो जाएगा? वो लिक्विड में कन्वर्ट हो जाएगा। तो कार्बन डाइऑक्साइड को -73 डिग्री तक ठंडा करने के बाद वो लिक्विफाई होगा। तो उसे लिक्विफाई करना बहुत ही मुश्किल होता है, यानी कि वो गैस के फॉर्म में ही रहेगा, लिक्विड नहीं बनेगा। तो अगर मान लो आपने कोई गैस डाला है और आप ठंडा कर रहे हो, कोल्ड ड्रिंक में आपने कोई गैस डाल दिया और आप ठंडा करोगे तो जो गैस है वो भी क्या हो जाएगा? लिक्विड बन जाएगा। तो क्या दोनों मिक्स नहीं हो जाएंगे? और अगर दोनों मिक्स हो जाएंगे तो टेस्ट जो रहेगा, रहना चाहिए, वो रहेगा क्या? बदल जाएगा। इसीलिए कार्बन डाइऑक्साइड डाला जाता है, क्योंकि कार्बन डाइऑक्साइड का सरफेस टेम्परेचर -73 होता है, यानी कि आप उसे -73 तक ले जा सकते हो, तब तक वो गैस का गैस ही बना रहेगा। एनीवे, तो एप्लीकेशन ऑफ हेनरीज लॉ में सबसे पहला एप्लीकेशन आपने लिख लिया। क्या लिखा बेटा? टू इंक्रीज द सॉल्युबिलिटी ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड इन सोडा वाटर और कोल्ड ड्रिंक शील्ड वाटर एट हाई प्रेशर। सेकेंड एप्लीकेशन लिख लीजिए। स्कूबा डाइवर्स को देखो, जब वो नीचे की तरफ जाते हैं तो एक सिलेंडर लेके जाते हैं। कौन सा सिलेंडर होता है वो? ऑक्सीजन सिलेंडर। क्या उसमें सिर्फ ऑक्सीजन होती है? नहीं। तो जरा यहाँ पे ऐसे सोचते हैं, यहाँ पे एयर है, आप बढ़िया मस्त सांस ले रहे हो, फ्रेश एयर है, सांस ले रहे हो। कितना परसेंट एयर है यहाँ पे? 21%। नाइट्रोजन कितना परसेंट है? 78%। 78% नाइट्रोजन है, 21% ऑक्सीजन है, और आप मस्त होकर सांस ले रहे हो। आपको कोई तकलीफ नहीं हो रही है क्या? कोई तकलीफ नहीं हो रही, आप मस्त होकर सांस ले रहे हो। यही एयर मैं एकदम बॉटल में भर दूं और आपको दे दूं स्कूबा डाइवर को, या फिर आप नीचे जाओ और वही लेके जाओ, तो क्या आप वहाँ पे सांस नहीं ले पाओगे? ले लोगे। तो फिर इतना पैसा क्यों ख़त्म करते हैं लोग? वो यही एयर भर के क्यों नहीं लेके जाते? उसका रीज़न है क्योंकि इस एयर में नाइट्रोजन कितना परसेंट है? 78%। और जैसे जैसे आप नीचे जाओगे तो प्रेशर बढ़ेगा, और प्रेशर बढ़ने की वजह से हमारे ब्लड के अंदर नाइट्रोजन की सॉल्युबिलिटी भी बढ़ जाएगी, क्योंकि प्रेशर इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू सॉल्युबिलिटी ऑफ गैस इन लिक्विड। अब ब्लड के अंदर सॉल्युबिलिटी भर गई, किसकी? नाइट्रोजन की, और साथ ही साथ ऑक्सीजन भी भरेगा। हमारे ब्रेन को ज़रूरत किसकी है? ऑक्सीजन की। तो ब्रेन ने तो ऑक्सीजन का यूज कर लिया, बचा क्या? तो नाइट्रोजन का यूज कोई कर पाएगा क्या? नहीं। वो किसके अंदर रह जाएगा? ब्लड के अंदर। अब ब्लड के अंदर नाइट्रोजन भरा पड़ा है। जैसे आप ऊपर की तरफ आओगे तो नाइट्रोजन तो गैस है, जब तक हाई प्रेशर पे है तब तक वो तो लिक्विड फॉर्म में छोटे छोटे पार्टिकल में है। लेकिन जैसे वो ऊपर आया, जैसे आप ऊपर आएंगे तो जो गैस है वो अपना रूप दिखाएगा, बबल बनाएगा, और जब वो बबल बनाएगा तो आपकी जो आर्टरीज हैं, जो ब्लड वेसल्स हैं, उसको जाम करना शुरू कर देगा। इस वजह से जोड़ों पे आपके दर्द होने लगेगा, या तो आर्टरीज फट जाएंगे या ब्लड वेसल्स फट जाएंगे, या तो आपको बहुत ज़्यादा पेन होगा। इसको ब्लेंड बोलते हैं, BEND, बेंड। ये प्रॉब्लम बहुत ज़्यादा क्रिएट होती है। इसीलिए जब भी स्कूबा डाइवर्स आते हैं तो सीधा ऊपर नहीं आते, वो ऐसे आते हैं ऊपर, ऐसे तिरछे आते हैं। अचानक से भी तो आ सकते हैं, लेकिन नहीं। क्यों? क्योंकि अगर वो अचानक से आएंगे तो प्रेशर अचानक से डिक्रीज होगा, और प्रेशर के डिक्रीज होने की वजह से बहुत तेज़ी से जो बॉडी के अंदर जो नाइट्रोजन की गैस भरे हुए हैं वो बहुत तेज़ी से बबल बनेंगे, और इसकी वजह से हार्ट अटैक के होने के चांसेस होगा, या ब्लड वेसल्स रैप्चर होने के चांसेस बनेंगे। और इस वजह से जो स्कूबा डाइवर्स है या तो ऐसे घूमते हुए आते हैं, या तो ऐसे एंगल पे आते हैं, है ना, डायरेक्ट ऐसे नहीं आते। ओके, क्लियर हो गया? और ऑक्सीजन वाला तो मैंने बता ही दिया। तो लिखेंगे, सबसे पहला एप्लीकेशन लिख लिया आपने, सेकेंड एप्लीकेशन लिखिए। टू अवॉइड बेंड, BEND, टू अवॉइड बेंड, सेकेंड एप्लीकेशन, टू अवॉइड बेंड स्कूबा डाइवर्स
scuba divers use diluted oxygen cylinder in which 11.7% हीलियम उसमें होता है 11.7%, 56.2% नाइट्रोजन एंड 32.1% ऑक्सीजन। नाइट्रोजन होता है 56.2%, ऑक्सीजन 32.1% और हीलियम 11.2%। because the helium is less soluble than नाइट्रोजन। अभी मैंने सॉल्युबिलिटी लिखवाया, हीलियम और नाइट्रोजन में बताओ कौन ज़्यादा सॉल्युबल है? हीलियम। और नाइट्रोजन ऑक्सीजन में कौन ज़्यादा सॉल्युबल है? ऑक्सीजन। तो हीलियम इज लेस सॉल्युबल देन नाइट्रोजन। तीसरा एप्लीकेशन लिख लीजिए, थर्ड एप्लीकेशन। At high altitude, the partial pressure of oxygen is less than the ground level. Hence, the solubility of oxygen in blood decreases. Hence the solubility of oxygen in blood decreases. पैराग्राफ चेंज करेंगे, लिखेंगे low solubility of oxygen in blood cause weakness and unable to think clearly. इसीलिए पहाड़ों पर रहने वाले लोगों का जो दिमाग है वो प्रॉपर काम नहीं करता। साउथ के लोग तो ज़्यादा करता है। साउथ वाले ज़्यादा नीचे रहते हैं ना। नहीं, सही में सर, साउथ के लोग का ज़्यादा दिमाग काम करता है। एक नंबर और होना चाहिए। This condition is known as nausea, ANOXIA. This condition is known as nausea. आइए इस पर एनोक्सिया, नोजिया होता है, ए उसमें साइलेंट है, ANOXIA, नोजिया। ठीक है, अब इस पर हम 3 सवाल करेंगे और आज का लेक्चर ख़त्म करेंगे। ठीक है ना, डन। आइए पहला सवाल लिखते हैं। अभी हमने सिर्फ एक ही फॉर्मूला पढ़ा है बेटा, कौन सा बताओ? P इक्वल्स टू KH इंटू एक्स। वेरी गुड। अब इसी पे हम क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। पहला क्वेश्चन लिखेंगे, इफ नाइट्रोजन गैस इज बबल्ड थ्रू, क्वेश्चन नंबर 1, if nitrogen gas is bubbled through water at 293 Kelvin, if nitrogen gas is bubbled through water at 293 Kelvin, how many millimoles of nitrogen gas would dissolve in 1 liter of water? How many millimoles of nitrogen gas would dissolve in 1 liter of water?
द पार्शियल प्रेशर ऑफ नाइट्रोजन, द पार्शियल प्रेशर ऑफ नाइट्रोजन इज 0.90 बार। पार्शियल प्रेशर ऑफ नाइट्रोजन PN2 की वैल्यू क्या दे रखा है? 0.90 बार। एंड KH value for the nitrogen is, KH value of nitrogen is 75 किलो बार। ठीक, जरा 2 पॉइंट उसने दे दिया, क्या क्या? पार्शियल प्रेशर ऑफ नाइट्रोजन दे दिया, और क्या दे दिया? KH। किसका KH? नाइट्रोजन का। तो बताओ क्या डायरेक्ट हम फॉर्मूला, अब पूछ क्या रहा है ये तो बता दो। उसने पूछा है कि नाइट्रोजन का मिलीमोल बताओगे किस में? 1 लीटर पानी में। तो पानी का अमाउंट कितना दिया है? 1 लीटर, यानी कि WA की वैल्यू दे रखा है उसने 1000 ग्राम। क्यों? क्योंकि वाटर के केस में 1 लीटर 1 किलो के बराबर होता है। तो क्या यहाँ से जाने अनजाने में उसने, अब MA की वैल्यू आप सबको पता है, MA क्या होता है? मोलर मास ऑफ वाटर। कितना होता है बेटा? 18 ग्राम। तो क्या नंबर ऑफ मोल्स ऑफ A पता चल जाएगा बेटा? क्या हो गया? 1000 डिवाइडेड बाई 18, आंसर इज 55.55। तो नंबर ऑफ मोल्स ऑफ A पता चल गया। क्लियर है? अब हमें नंबर ऑफ मोल्स ऑफ B बस पता करना है। हमारे पास फॉर्मूला क्या है? हमारे पास फॉर्मूला है PN2 दिस इज इक्वल्स टू KH इंटू XN2। क्या ये बात क्लियर हो गई? अब मुझे बताइए XN2 की वैल्यू कैसे कैलकुलेट होगी? आप कहेंगे PN2 डिवाइडेड बाई KH। ओके, ये किलो बार, इसको किस में कन्वर्ट कर सकते हैं? बार में। किलो बार को बार में कन्वर्ट करेंगे तो क्या आ जाएगा? 75000। तो अगर मैं यहाँ से PN2 की वैल्यू आपको पता है 0.90 डिवाइडेड बाई 75 इंटू 10 टू द पावर 3। क्लियर? तो अगर मैं 75 को ऐसे कर दूं 0.75 इंटू 10 टू द पावर 5, तो क्या गलत हो जाएगा? नहीं। तो ये हो जाएगा फाइनली 0.90 डिवाइडेड बाई 0.75 इंटू 10 टू द पावर -5। तो पॉइंट ने पॉइंट को मार दिया, यानी कि 90 डिवाइडेड बाई 75 इंटू 10 टू द पावर -5। ये क्या आ गया बेटा? आपको मिल गया XN2। क्लियर है? अब XN2 की वैल्यू क्या होगी? आप सबको पता है XN2 का मतलब हुआ मोल्स ऑफ N2 डिवाइडेड बाई मोल्स ऑफ N2 प्लस मोल्स ऑफ H2O। अब मैंने आपको बताया था अगर सॉलिबिलिटी बहुत कम है उस केस में N2 को नेग्लेक्ट कर सकते हैं, और जिस केस में हम N2 को नेग्लेक्ट करेंगे तो क्या होगा? मोल्स ऑफ नाइट्रोजन डिवाइडेड बाई मोल्स ऑफ वाटर। क्लियर? किसकी वैल्यू होगी? XN2 की। आपको वाटर का मोल्स पता है कितना? 55.55। तो क्या हो गया? मोल्स ऑफ नाइट्रोजन डिवाइडेड बाई 55.55। अब ये X2 की वैल्यू उठाओ और यहाँ पे पुट कर दो, तो आपका आंसर आ गया मोल्स ऑफ नाइट्रोजन डिवाइडेड बाई 55.55 दिस इज इक्वल्स टू 90 डिवाइडेड बाई 75 मल्टीप्लाइड बाई 10 टू द पावर -5। तो मोल्स ऑफ नाइट्रोजन दिस इज इक्वल्स टू कितना आ गया बेटा? 90 मल्टीप्लाइड बाई 55.55 डिवाइडेड बाई 75 मल्टीप्लाइड बाई 10 टू द पावर -5। अब ये क्या आ गया? इतने मोल्स आ गए। क्या क्वेश्चन में मोल्स निकालने थे? नहीं, क्या निकालने थे? मिली मोल्स। तो बताओ एक मोल में कितने मिली मोल? 1000। तो हमें क्या करना चाहिए? 1000 से मल्टीप्लाई कर देना चाहिए। तो आंसर आ जाएगा 90 इंटू 55.55 डिवाइडेड बाई 75 मल्टीप्लाइड बाई 10 टू द पावर -5 इंटू 10 टू द पावर 3। तो फाइनल आंसर क्या आना चाहिए? नंबर ऑफ मोल्स ऑफ नाइट्रोजन दिस इज इक्वल्स टू 90 इंटू 55.55 डिवाइडेड बाई 75 इंटू 10 टू द पावर -2। एक बार इसको कैलकुलेट कर लो और उसके बाद मुझे बताओ कि फाइनली नंबर ऑफ मोल्स ऑफ नाइट्रोजन कितना आ रहा है। जल्दी से कैलकुलेट करके मुझे बता दो बेटा। चलो कैलकुलेट कर लेते हैं। देखो ये कितना हो जाएगा?
ये आ गया 6/5 है, तो ये 5 से गया ये 11.11, तो आ गया 66.66 इंटू 10⁻²। अब 10⁻² है तो 0.666 है ना, तो 67 कर दूँ, चलो 67 मोल्स। मिली मोल्स है या मोल्स? 0.67 मिली मोल्स। आसान था, गुड। नेक्स्ट क्वेश्चन लिखेंगे, इसको आराम से अपनी कॉपी में नोट करें, उसके बाद लिखेंगे इफ़ द solubility of H2S in water, if the solubility of H2S in water is 0.195 m, if the solubility of H2S in water is if the solubility of H2S in water is 0.195 small m at STP, किस पे है बेटा ये? STP, at STP, then calculate Henry's law constant, then कह रहा है कि then calculate KH वैल्यू। तो आसान है, बताओ क्या क्या दिया है, जाने अनजाने में उसने मोलैलिटी दिया है ना बेटा, तो इसका मतलब उसने दो चीज़ दे दी। क्या मोलैलिटी का मतलब जरा बताओ मुझे क्या होता है? मोलैलिटी दिस इज इक्वल्स टू नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉलिड डिवाइडेड बाय वेट ऑफ सॉल्वेंट इन किलोग्राम। क्या यही होता है मोलैलिटी का फॉर्मूला? अब इसने मोलैलिटी की वैल्यू दे दी, अगर मैं 1 किलो मान लेता हूँ, इफ़ WA दिस इज इक्वल्स टू 1 किलोग्राम, अगर मैं इसको 1 किलोग्राम मान लेता हूँ, बताओ क्या मोलैलिटी किसकी इक्वल हो जाएगी? देन मोलैलिटी दिस इज इक्वल्स टू Na मोल्स ऑफ B। तो ये जो लाइन लिखा है उस लाइन में दो चीज़ें दे दी, क्या क्या दे दिया बेटा? तो बताओ मोल्स ऑफ B कितना दे दिया? 0.195 मोल्स। अच्छा अभी आप बताओ मुझे मोल्स ऑफ A निकालना है, कितना हो जाएगा? अब मोल्स ऑफ A क्या मतलब 1 किलो का मतलब क्या? 1000 ग्राम, और 1000 ग्राम में कितने मोल्स होते हैं? अभी भी निकाला था, कितना होता है? 55.55, तो नंबर ऑफ मोल्स ऑफ वाटर हो गया 55.55। तो आपको Na भी दे दिया और Nb भी दे दिया, तो क्या यहाँ से X से निकल जाएगा बेटा? क्या X से निकल जाएगा? हाँ, तो बताओ X से। और एक और चीज़ दिया है, STP का मतलब प्रेशर कितना दे दिया है? 1 atm। प्रेशर कितना दे दिया? 1 atm। तो या आप 760 mmHg जो भी आपको कैलकुलेशन में यूज करना हो, आपकी मर्जी। अगर आप चाहे 1 atm यूज करना चाहें तो 1 atm, या 760 mmHg यूज करना चाहें तो आप 760 mmHg यूज कर सकते हैं, मर्जी आपकी है। अब आप मुझे बताइए कि मोल फ्रैक्शन ऑफ हमें क्या चाहिए? मोल फ्रैक्शन ऑफ B चाहिए, है ना? तो मोल फ्रैक्शन ऑफ B की वैल्यू क्या हो? मोल्स ऑफ B डिवाइडेड बाई मोल्स ऑफ A प्लस मोल्स ऑफ B। अब आपने कहा कि सर इस बार हमने नेगलेक्ट क्यों नहीं किया? क्योंकि इस बार दिया हुआ है NaNb, इसलिए हम नेगलेक्ट नहीं करेंगे। जिस केस में XB की वैल्यू दिया हो और NB की वैल्यू निकालना हो, उस टाइम पे आप इसे नेगलेक्ट कर देना। जिस केस में सारी वैल्यू दिया हो तो फिर किस बात का नेगलेक्शन, है ना? तो NB की वैल्यू कितनी है बेटा? 0.195 डिवाइडेड बाई 0.195 प्लस Na की वैल्यू कितनी है? 55.55। तो एक बार इसे कैलकुलेट करके XB की वैल्यू निकाल लीजिए। चलो XB की फटाक से वैल्यू निकाल के मुझे बताओ कितना है। क्या हो गया बेटा? ये हो गया 0.195 डिवाइडेड बाई 55.745। ओके, XB की वैल्यू आ गई। हमें P की वैल्यू दिया है, तो बताओ P ऑफ H2S दिस इक्वल्स टू KH इंटू X ऑफ H2S, यही है ना? जो कि X ऑफ H2S की वैल्यू ऑलरेडी पता है। ठीक, हो सकता है आप में से किसी को लगे कि भाई X यहाँ पे NB लिख रहे हो, यहाँ पे H2S, तो उससे कोई दिक्कत तो नहीं है ना? B का मतलब हो गया सॉल्यूट। तो यहाँ पे हमारे पास ये आ गया 1, दिस इक्वल्स टू KH इंटू
0.195 डिवाइडेड बाई 55.745। तो आपका KH की वैल्यू बताओ बेटा क्या आ जाएगी? आप कहेंगे 55.745 डिवाइडेड बाई 0.195। इसको एक बार कैलकुलेट कर लोगे तो यूनिट बताओ क्या आएगा? ATM। ठीक, तो ये हो गया आपका फाइनल आंसर KH की वैल्यू। एक बार कैलकुलेट करके मुझे फाइनल बताओ। चलिए अब आज के लेक्चर का सबसे लास्ट सवाल हम लोग लिखेंगे। क्वेश्चन लिखिए, हेनरीज लॉ कांस्टेंट फॉर कार्बन डाइऑक्साइड। तीसरा सवाल है, हेनरीज लॉ कांस्टेंट फॉर कार्बन डाइऑक्साइड इज 1.67 इंटू 10 टू द पावर 8 पास्कल। 1.67 इंटू 10 टू द पावर 8 पास्कल। कैलकुलेट द क्वांटिटी ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड। फिर से बोलूं बेटा, हेनरीज लॉ कांस्टेंट फॉर कार्बन डाइऑक्साइड इन वाटर इज 1.67 इंटू 10 टू द पावर 8 पास्कल। कैलकुलेट क्वांटिटी ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड, अमाउंट ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड in 500 milliliter of soda water। आधा लीटर का सोडा वाटर है, उसमें कार्बन डाइऑक्साइड कितना होगा? द प्रेशर या जिस पर वो बॉटल पैक्ड किया गया था, जब द प्रेशर ऑफ द बॉटल इज 2.5 ATM। प्रेशर दे रखा है CO2 का 2.5 ATM। ATM को पास्कल में कन्वर्ट कर लोगे? कैसे कन्वर्ट होगा? सबसे पहला टास्क आपका होगा कि आप ATM को पास्कल में कन्वर्ट कीजिए। 10 टू द पावर 5 से मल्टीप्लाई कर दो तो प्रेशर ऑफ CO2 की वैल्यू हो गई 2.5 इंटू 10 टू द पावर 5 पास्कल। तो KH की वैल्यू दिया, ये दिया है, क्या निकालना है? अमाउंट ऑफ कार्बन, मतलब जाने में हमारे पास एक ही फॉर्मूला है तो उसमें यूज करेंगे तो क्या निकलेगा? सबसे पहले बताओ। KH दिया है, प्रेशर दिया है, क्या हमें मोल फ्रैक्शन मिल जाएगा? तो बताओ मोल फ्रैक्शन कैसे निकालेंगे? आपने कहा PCO2 दिस इज इक्वल्स टू KH इंटू XCO2, यही होगा ना? तो हमें बताओ XCO2 की वैल्यू मुझे चाहिए, तो क्या होगा? PCO2 डिवाइडेड बाई KH। बताओ इसकी वैल्यू क्या होगी? PCO2 की वैल्यू कितनी है बेटा? 2.5 इंटू 10 टू द पावर 5 डिवाइडेड बाई 1.67 इंटू 10 टू द पावर 8। तो आपने कहा कि सर XCO2 की अपनी एक वैल्यू आ गई 2.5 डिवाइडेड बाई 1.67 इंटू 10 टू द पावर -3। डन। अब बताओ XCO2 का और फॉर्मूला क्या है? मोल्स ऑफ CO2 डिवाइडेड बाई मोल्स ऑफ H2O, यही तो हुआ। मैंने क्या बोला था? अगर आपको X की वैल्यू दिया हुआ हो और N की वैल्यू निकालना है तो डायरेक्ट ये फॉर्मूला लगाओगे नेगलेक्ट करके। तो इसकी वैल्यू कितनी आ गई? 2.5 डिवाइडेड बाई 1.67 इंटू 10 टू द पावर, सॉरी ऊपर है 10 टू द पावर -3। डन। अब आप मुझे बताइए मोल्स ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड निकालना, जबकि मोल्स ऑफ वाटर कितना है? 55.55। मोल्स ऑफ 1 लीटर में पानी का कितना मोल्स होगा? 55.55। लेकिन निकालना कितने में है? 500 में। तो पहले हम 1 लीटर में निकाल लेते हैं, फिर उसको आधा कर देंगे तो 500 में निकल जाएगा। क्लियर है ना? तो ओके, तो पहले 1 लीटर में निकाल लेते हैं। तो मोल्स ऑफ CO2 दिस इज इक्वल्स टू 2.5 इंटू 10 टू द पावर -3 इंटू 55.55 डिवाइडेड बाई 1.67। हाँ सेम है। सोडा वाटर का मतलब उसमें सोडा डाल दिया गया है, यानी कि कार्बन डाइऑक्साइड पर्च कर दिया गया ज़्यादा हाई अकाउंट में। ठीक है, तो ये हो गया 2.5 इंटू 10 टू द पावर -3 इंटू 10 टू द 55.55 डिवाइड बाई 1.65 नंबर ऑफ मोल्स ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड निकल गया। हमें क्या करना है? कार्बन डाइऑक्साइड का अमाउंट पता करना है या मोल्स पता करना है? अमाउंट। तो मुझे किससे मल्टीप्लाई करना होगा? 44 से। क्यों?
क्योंकि ये जो निकल के आया ये क्या निकलेगा, मोल्स, और हमें क्या निकालना है, अमाउंट। तो अमाउंट को मोल्स को अमाउंट में कन्वर्ट करने के लिए हमें मल्टीप्लाई करना होता है मोलर मास से। तो आपने कहा कि सर मोलर अमाउंट ऑफ यानी कि WCO2 दिस इज इक्वल्स टू 2.5 इंटू 10⁻³ इंटू 55.55 इंटू 44 डिवाइडेड बाई 1.67 इंटू 2 कहाँ से आया, 1 लीटर को किस में कन्वर्ट कर दिया, आधा लीटर में ना, इन 500 ml ऑफ वाटर। तो ये कैलकुलेशन होगा, इस कैलकुलेशन को कैलकुलेट करते ही आपका फाइनल आंसर आएगा। ज़रा मुझे बताइए एक बार कैलकुलेट करके कितना आया। तो इसके कैलकुलेशन से ही आपका डायरेक्ट आंसर आ जाएगा कि 500 मिलीलीटर में आपका कार्बन डाइऑक्साइड कितना होगा। तो WnCO2 इन 500 ml तो कितना आ गया, 2.5 इंटू 10⁻³ इंटू 55.55 इंटू 22 डिवाइडेड बाई 1.67 इंटू बस 1.67। आप एक बार इसको सॉल्व करके फाइनल आंसर निकालेंगे। चलिए वो तो बात की बात है, आप निकाल लेंगे, मुझे पता है। एक बार फाइनली हमने आज के लेक्चर में क्या पढ़ा, हमने पढ़ा है हेनरीज लॉ, यानी कि हमने सॉल्युबिलिटी ऑफ गैस इन लिक्विड की बात की है। जब हम गैस को लिक्विड में डिजॉल्व कर रहे हैं तो सबसे पहले सॉल्युबिलिटी ऑफ गैस इन लिक्विड क्या होता है, एक्जोथर्मिक प्रोसेस होता है। कौन सा प्रोसेस है, यानी कि टेम्परेचर बढ़ाने पे सॉल्युबिलिटी डिक्रीज होगी। और यही रीज़न है कि एक्वेटिक लाइफ कोल्ड वाटर में ज़्यादा कंफर्टेबल फील करती हैं। आप वहाँ पे जहाँ पे टेम्परेचर आपने लिखा है ना, इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर, वहाँ पे आप लिख लीजिएगा कि एक्वेटिक लाइफ फील मोर कंफर्टेबल, एक्वेटिक स्पीसीज फील मोर कंफर्टेबल इन कोल्ड वाटर। एक्वेटिक स्पीसीज लाइक फिश फील मोर कंफर्टेबल इन कोल्ड वाटर। क्लियर है। फिर हम लोगों ने देखा कि जितना ज़्यादा हम प्रेशर अप्लाई करते थे, प्रेशर के अप्लाई करने की वजह से सॉल्युबिलिटी इंक्रीज करती थी। प्रेशर ज़्यादा बढ़ा दिया, सॉल्युबिलिटी ज़्यादा बढ़ जाएगी, प्रेशर कम कर दिया, सॉल्युबिलिटी कम हो जाएगी। तो प्रेशर यानी कि P इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू मोल फ्रैक्शन ऑफ X, जिसे हम X से रिप्रेजेंट करते हैं। ओके, अब प्रोपोर्शनल का साइन हटाते हैं तो कांस्टेंट KH लगता है। KH की वैल्यू अलग अलग गैसेस के लिए अलग अलग होती है। KH की वैल्यू जितनी ज़्यादा होगी सॉल्युबिलिटी उतनी ही कम होगी। कोई दिक्कत, गुड। तो इस हिसाब से हम हीलियम और नाइट्रोजन ऑक्सीजन की सॉल्युबिलिटी जो हमने देखा था, हाइड्रोजन हीलियम नाइट्रोजन ऑक्सीजन, तो इसमें KH की वैल्यू के हिसाब से हमने सॉल्युबिलिटी देखा। सबसे ज़्यादा सॉल्युबिलिटी ऑक्सीजन की थी, फिर नाइट्रोजन की थी, फिर हाइड्रोजन की थी और फिर आखिरी में हीलियम की सॉल्युबिलिटी थी। हीलियम की सॉल्युबिलिटी ब्लड में कम होने की वजह से हम लोग नाइट्रोजन को थोड़ा सा हीलियम से डाइल्यूट करते हैं। नाइट्रोजन को किसी और से डाइल्यूट करने के बजाय हमने हीलियम से डाइल्यूट किया था, क्योंकि हीलियम की सॉल्युबिलिटी नाइट्रोजन के कंपेयर में ब्लड में कम पाई जाती है। क्लियर, कोई दिक्कत। हाई एल्टीट्यूड पे जाएंगे तो प्रेशर की वैल्यू कम होती जाती है, जिसकी वजह से ऑक्सीजन की बॉडी के अंदर सॉल्युबिलिटी यानी ब्लड में सॉल्युबिलिटी डिक्रीज करती है, जिसकी वजह से ब्रेन काम करना बंद कर देता है। जैसे जैसे डीप सी डाइवर्स की अगर आप बात करें, जैसे समुद्र के अंदर जाते हैं सॉल्युबिलिटी नाइट्रोजन की बढ़ने लगती है। इस वजह से नाइट्रोजन को कम करने के लिए हम लोगों ने ब्रीदिंग सिलेंडर हीलियम का यूज किया था। ओके, फिर हमने इस पर 3 सवाल किए और इसी के साथ आज का ये लेक्चर ख़त्म होता है। फिर मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए बाय बाय। और नेक्स्ट क्लास में हम लोग राउल्ट्स लॉ के बारे में डिस्कस करेंगे।